नमस्कार सभी बच्चों को। बेटे आप सभी का फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर लें। तो पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ कंप्लीट कर लिया बेटे, ठीक है ना। पहले 8 लेक्चर कूलम्ब्स लॉ कंप्लीट हो गया, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बेटे, ये जो टॉपिक है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टॉपिक नहीं है साहब, ये जन्नत है। टॉपिक नहीं है ये जन्नत। जन्नत क्यों है ये? देखो, जिसके जन्नत होने के भी रीजन है। पहली बात तो रीजन यही है कि जो हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ी, जो फॉर्मूला पढ़ा कूलम्ब्स का F=K=Q1Q2/r², वो फॉर्मूला कहां से आया और वो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स हमने पढ़ी है वो क्यों एग्जिस्ट करती है, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्लेन करेगी। कौन एक्सप्लेन करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरा जन्नत इसलिए है कि ये जो आगे जितना चैप्टर बचा है, ये लगभग, ये मान के चलो बेटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर लगभग 45 लेक्चर हैं और 45 में साथ 9-8 लेक्चर ही कवर हुए। अगले 36-37 लेक्चर जितने भी होंगे आगे, ठीक है ना, ये सारे में इलेक्ट्रिक फील्ड ही पढ़ी जानी है। तो साहब ये टॉपिक नहीं है, ये जन्नत है, ठीक है ना। चलो आ जाओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो बेटे, अभी तक हम लोग कौन कौन सी फील्ड पढ़ करके आ चुके हैं? आप याद करो, हम 10th क्लास के अंदर पढ़ चुके मैग्नेटिक फील्ड। 11th क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ी है ग्रेविटेशन फील्ड, और 12th के अंदर अब आकर के पढ़े इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड भी 12th में वापस पढ़ी जानी है, वो अलग से यूनिट भी आएगी, डिटेल में पढ़ी जाएगी, जो 10th में जितना पढ़ा उससे आगे। इस नेचर में 3 ही फील्ड अभी तक डिस्कवर हुई है और 3 ही एग्जिस्ट करती हैं। कौन कौन सी? इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और ग्रेविटेशन। इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक और ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन फील्ड क्या होती है? ग्रेविटेशन फील्ड होती है किसी भी बॉडी के चारों तरफ उसके मास की वजह से। जैसे मान लो मैं कोई हेवनली बॉडी हूं, ठीक है, या मैं कोई भी बॉडी हूं, m मास है मेरा, तो बाय वर्च्यू ऑफ माई मास, अपने मास की वजह से मैं अपने चारों तरफ एक ऐसा स्पेस जनरेट करके रखता हूं, एक ऐसा स्पेस कि अगर उस स्पेस में कोई दूसरा मास एंटर कर गया, मेरे इलाके में कोई दूसरा मास आया, तो मैं उसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई करूंगा। कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशन फोर्स। तो मेरे मास की वजह से जो मेरे चारों तरफ फील्ड है वो ग्रेविटेशन फील्ड है। एक बच्चे ने क्या काम किया, मेरे को चार्ज दे दिया, चाहे प्लस का दिया चाहे माइनस का दिया, कहीं से चार्ज लेके आया, मेरे ऊपर चार्ज रख करके चला गया साहब। अब मैं चार्ज बॉडी हो गया, मास तो मेरा है ही है, लेकिन अब मैं चार्ज भी हो गया। तो अपने चार्ज की वजह से, अपने चार्ज की वजह से अब मैं एक एडिशनल फील्ड जनरेट कर लूंगा अपने चारों तरफ, सही है ना। वो फील्ड कहलाती है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहलाई? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये दो फील्ड है, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, बॉडी एक ही होगी, उसके मास को कंसीडर कर लिया तो उसके चारों तरफ में क्या नाम है, ग्रेविटेशन फील्ड होगी और ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ी जाएगी फिर। और लेकिन अगर आपने उसके ऊपर आए हुए चार्ज को कंसीडर कर लिया तो उसी बॉडी के उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी साहब। क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर तुम कोई दूसरा चार्ज उसके इलाके में उसकी फील्ड में लेकर के आ गए तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। क्या लगेगी? इलेक्ट्रिक फोर्स। बात समझ में आई है? तो ये दो फील्ड होती हैं, ग्रेविटेशन होती है मास की वजह से और इलेक्ट्रिक होती है उस बॉडी पर आए हुए चार्ज की वजह से। आपने कूलम्ब फोर्स में कुछ न्यूमेरिकल किए थे जिनके अंदर बॉडी का मास गिवन था तो आपको ग्रेविटेशन लेनी पड़ी, और उसके ऊपर चार्ज गिवन था तो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक भी लेनी पड़ी, इलेक्ट्रिक फोर्स भी लेनी पड़ी। तो एक ही बॉडी की दो फोर्स लेनी पड़ी, हाँ साहब, क्योंकि वो दो पैरामीटर, एक मास और एक चार्ज, उनकी वजह से दो अलग अलग फील्ड जनरेट होती हैं। तो एक ही बॉडी दो फील्ड जनरेट करके बैठती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। लेकिन वो जो फोर्स होगी वो उसी के कॉरस्पॉन्ड लगेगी। मास की फील्ड ग्रेविटेशन है तो मास की वजह से फोर्स लगाएगी दूसरे पर, और इलेक्ट्रिक है तो चार्ज की वजह से लगाएगी। अभी हम इस चैप्टर में सिर्फ इलेक्ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि मास का कंसेप्ट, ग्रेविटेशन फील्ड हम लोग पढ़ चुके। बात समझ आई है? तो इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये किस वजह से होती है? ये बॉडी पर आए हुए चार्ज की वजह से होती है। आप किसी भी बॉडी को चार्ज दे दो, वो बॉडी बिना किसी से पूछे अपने चारों तरफ एक फील्ड जनरेट करके बैठ जाएगी साहब। एक इलाका जनरेट कर लेती है, 3D स्पेस जनरेट कर लेती है चारों तरफ। और अगर उसके इलाके में कोई दूसरा चार्ज एंटर कर गया तो साहब उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी,
दोनों एक दूसरे पर फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। ये बात मैंने आपसे पिछले लेक्चर्स में भी कई बार बोली है। ये जो ब्रह्मांड है ना बेटे, ये ऊपर वाले की देन है। क्या देन है साहब? कि फोर्स तभी अप्लाई होती है किसी बॉडी पर जब वो किसी दूसरे की फील्ड में होता है। मैंने आपसे एक एग्जांपल, कुत्ते वाला एग्जांपल भी लिया था। एक गली के अंदर एक कुत्ता रहता है, मस्त आराम से रहता है, कोई टेंशन नहीं है। उस गली में जो जितने भी घर हैं उनसे खाना लेता, अपना मस्त जिंदगी काट रहा है। लेकिन उसकी गली में जब कोई दूसरा कुत्ता आ जाए, उसके इलाके में दूसरा आ जाए, देन दोनों भौं भौं करने लग जाते हैं साहब। तो उन दोनों में जो फोर्स एक्स लग रही है, जो तो भौं भौं कर रहे हो, वो किस वजह से कर रहे हैं? क्योंकि साहब वो दूसरे के इलाके में घुस गया हो। तो फोर्स का भी यही नियम होता है। फोर्स जब लगती है जब तुम किसी के इलाके में जाओगे, किसी की फील्ड में एंटर करोगे। जब तक आप उसकी फील्ड में नहीं है, कोई फोर्स ही नहीं है। मैग्नेट में आपने देखा होगा, छोटे बच्चे ये एक्टिविटी करते रहते हैं। दो मैग्नेट लो साहब, सही ना, कुछ डिस्टेंस पे रखो। कुछ डिस्टेंस पे क्या मालूम, दो दोस्त हैं, एक अपने घर में मैग्नेट रख ली, एक ने अपने घर में रख ली साहब। जिंदगी में दोनों पे कभी फोर्स अप्लाई नहीं होगी। लेकिन जब दोनों दोस्त उस दोनों मैग्नेट को पास लेकर के आए और किसी डिस्टेंस पर आने के बाद फिर वो फोर्स एक्सपीरियंस करने लग जाती हैं। जब तक दो मैग्नेट दूर रखी थी कोई टेंशन नहीं थी साहब, और जब नजदीक आई तो फोर्स एक्सपीरियंस कर गई। ये क्यों हुआ कि फोर्स एक्सपीरियंस कर गई? ये इसलिए हुआ कि वो दोनों मैग्नेट एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड में आ गई थी। कौन सी फील्ड में? मैग्नेटिक फील्ड में। बात समझ आई है? तो चाहे ग्रेविटेशन हो, चाहे इलेक्ट्रिक हो, चाहे मैग्नेटिक हो, ये तीन फील्ड की वजह से तीन फोर्स बनती हैं। ग्रेविटेशन फोर्स, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। जहां फील्ड है वहां फोर्स है। और फोर्स तभी अप्लाई होती है जब कोई बॉडी किसी दूसरे की फील्ड में होती है। ग्रेविटेशन में मास को घुसाओगे, ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को घुसाओगे, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी। मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट को घुसाओगे, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। तो आप ये मत सोचिएगा कि यार ये हर बार फील्ड आ जाती है, हर बार फोर्स आ जाती है। हाँ साहब, तीन ही फील्ड है, तीन ही फोर्स है। और ये अप्लाई तब होती है जब बॉडी किसी की फील्ड में होती है, कॉरस्पॉन्डिंग फील्ड में। सही है ना? मास के कॉरस्पॉन्ड मास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड फैलाए बैठे हो और दूसरी बॉडी का मास लेकर के आ जाओ। सर उसके पास मास है, नहीं साहब, उस पर चार्ज होना चाहिए, तभी इलेक्ट्रिक फोर्स कंसीडर होगी। बात समझ में आती है नहीं? तो अब इस चैप्टर के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र होगा। एक बॉडी पर चार्ज होगा, वो अपना मस्त इलाका फैला के बैठेगी, और उसके इलाके में जब कोई दूसरा चार्ज एंटर करेगा, फिर वो दोनों फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। बात समझ में आती है? ठीक है बेटे? तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? तो डेफिनेशन बना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लिख बेटे इसके अंदर, इट इज अ रीजन, RAGION, it is a region around a charge particle or object, charge particle या charge object or object within which a force would be exerted on other charge particle or object, बात समझ में आई है? साहब ये कोई चार्ज है मेरे पास, ये चार्ज है, दैट इज कैपिटल Q। ये अपने चारों तरफ बेटे एक 3D स्पेस बना करके रखता है, एक ऐसा इलाका बना करके रख लेता है, एक फील्ड फैला के रखता है। ये क्यों फैलाता है बेटे? ये इसका रीजन देखो। चार्ज क्या चीज है, मैंने आपको पहले ही बोला था, पहले लेक्चर में बोला है शायद। ये आज तक ये डिस्कवर नहीं हुआ है कि ये चार्ज है क्या। हाँ, मैं भी जानता हूं कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, उसके पास एक चार्ज है, उसका मास ये है, उसके पास ये चार्ज है, लेकिन ये चार्ज क्या चीज है ये डिस्कवर नहीं हुआ है। बात समझ आइए? तो ये फील्ड क्यों फैलती है, ये क्या है, ये सभी अब जो ये अभी डिस्कवर नहीं हुआ है। हाँ, ये पता है कि अगर किसी बॉडी पे चार्ज है तो साफ फील्ड होती है उसके चारों तरफ, और उस फील्ड का नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कोई चार्ज है साहब, तो ये अपने चारों तरफ बेटे एक फील्ड बना करके बैठ जाता है। क्लियर है?
और इस 3D स्पेस को या इसको पोर्ट क्या नाम है रीजन को, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चा बोला सर ये फील्ड कहां तक फैलती है? तो बेटे चाहे चार्ज छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे चार्ज छोटा हो चाहे बड़ा हो, ठीक है, बॉडी हो कुछ भी हो, ये इन्फिनिटी तक रहती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कहां तक फैलती है? ये अप टू इन्फिनिटी, ये इलाका फील्ड इन्फिनिटी तक जाता है। छोटे बड़े से कोई लेना देना नहीं, अगर चार्ज है तो उसकी फील्ड इन्फिनिटी तक फैलेगी साहब। बात समझ में आती है? ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना बेटे, हाँ ये है, ये स्पेस हो गया। अगर इसके इलाके में कोई दूसरा चार्ज एंटर कर गया ना, लेट स्मॉल क्यू ले आता हूं, इसके इलाके में आ गया, जब तक इलाके से बाहर रहा, कहने का मतलब इन दोनों की फील्ड जब तक आपस में स्ट्राइक नहीं करती हैं, जब तक कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगी। लेकिन साहब तो इसकी फील्ड में लेकर के आ गया, तो जैसे तो इसकी फील्ड में लेकर के आएगा, देन बोथ एक्सपीरियंस अ फोर्स। और यही वो कूलम्ब्स लॉ है जो हम लोग पढ़ करके आए। अगर मैं यहां पर ला करके रख देता हूं इस पोजीशन पर और इनके बीच का डिस्टेंस r है, तो कूलम्ब्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा है कि F = kq/r² होता है साहब। बोल सही बात है या नहीं? तो ये फोर्स क्यों आई? ये इसलिए आई क्योंकि ये वाला चार्ज इसकी फील्ड में आया। और ये फॉर्मूला कहां से बना ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्यों बना ये फॉर्मूला। बात समझ में आती है नहीं? ठीक है बेटे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वो स्पेस है कि अगर आप उसके अंदर किसी दूसरे चार्ज को या किसी चार्ज बॉडी को लेकर के आगे, देन तो बोथ एक्सपीरियंस अ फोर्स, दोनों एक दूसरे पर क्या एक्सपीरियंस करेंगे? फोर्स। बात समझ में आती है? ये है बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो साहब ये एक डेफिनेशन हो गई। अब इसके बाद जो मेन कंसेप्ट है ना बेटे, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये मेन चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आप इसको नेक्स्ट डेफिनेशन बनाओगे, ठीक है, ये बनाना चाहो ये बना देना, ये फॉर्मूले की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों आया। बस इतना समझिएगा कि जैसे कोई चार्ज किसी की फील्ड में एंटर करता है तो साहब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई होने स्टार्ट हो जाती है। बस समझ में आई? अब नेक्स्ट डेफिनेशन लिख, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे कहते हैं? देखो पहली बात तो ये टर्म इसके अंदर आ गई इंटेंसिटी। इंटेंसिटी, ये जो इंटेंसिटी टर्म है ना बेटे, इंटेंसिटी बोलो स्ट्रेंथ बोलो, ये हमको ये बता देती है कि जो स्पेस फैला हुआ है चारों तरफ, तो ये जो फील्ड आप कह रहे हैं कि ये फील्ड फैली हुई है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी औकात क्या है। जैसे आप लोगों ने डिफ्यूजन प्रोसेस पढ़ते हो, क्या नाम जानते हो, डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होता है। जैसे बतौर एग्जांपल एक सिचुएशन ले लो, देखो इधर एक हॉल है, ये क्लासरूम है एक बड़ी, और मैंने यहाँ पर एक परफ्यूम की बोतल रख दी इस कोने के अंदर, और यहां से गेट है, एक बच्चा यहां से एंट्री करता है और उसको आकर के इस सीट के ऊपर बैठना है जो फ्रंट सीट है, यहाँ पे बोर्ड है, यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, फ्रंट सीट पे बैठना है आकर के, और परफ्यूम की जो बोतल है वो मैंने ओपन कर दी। अब आप सोच समझ के बताना कि जैसे जैसे ये बच्चा आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा अपनी सीट के लिए, क्या जो परफ्यूम की बोतल से जो स्मेल आ रही थी उसकी इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी? हाँ साहब, परफ्यूम की बोतल से जो स्मेल आ रही थी, क्या उस स्मेल की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी? बिल्कुल बढ़ती जाएगी। और वो इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी? जब वो बच्चा बिल्कुल इसके नजदीक जाकर के यहां पे बैठ जाएगा तो मैक्सिमम हो जाएगी। और मिनिमम कब है? जब इससे मैक्सिमम दूरी पर है। तो आप एक चीज का अंदाजा ले गए कि सर जैसे जैसे मैं आगे गया स्पेस के अंदर, जो 3D स्पेस है, जैसे जैसे मैं पेरेंटल चार्ज की तरफ या बॉडी की तरफ गया, तो हर जगह मुझे अलग अलग इंटेंसिटी मिली है। बिल्कुल यही कहानी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की बेटे। जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड फैली होती है ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड फैली है, इस चार्ज से जैसे जैसे आप अलग जाओगे, दूर होते जाओगे, अलग अलग मतलब दूर होते जाओगे, वैसे वैसे उस फील्ड की इंटेंसिटी घटने लग जाती है।
इंटेंसिटी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैं आपसे यही चार्ज लेता हूं, ये क्यू चार्ज है, और कुछ पॉइंट रख देता हूं, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये इसके इलाके में कुछ पॉइंट ले लिए मैंने। इस जगह की जो फील्ड है, ये फील्ड फैली हुई है चारों तरफ, उस स्पेस के अंदर कुछ पॉइंट ले लिए, हर जगह की अलग इंटेंसिटी है, अलग औकात है हर जगह की। इस जगह जो फील्ड की इंटेंसिटी है E1 है, इस जगह जो फील्ड की इंटेंसिटी है E2 है, यहां पर E3 है, यहां पर E4 है, हर जगह अलग अलग है। यही इंटेंसिटी रेस्पॉन्सिबल है फोर्स के लिए। एक बच्चा चार्ज को यहां ला करके रखेगा तो इसकी वजह से उस जिस पॉइंट पे रखा हुआ औकात कितनी है, E1 है साहब, तो वहां पर जो फोर्स लगेगी इसकी वजह से लगेगी, यहां पर इसकी वजह से, मतलब इतनी इंटेंसिटी की वजह से, यहां पर इस इंटेंसिटी की वजह से, यहां पर इसकी वजह से। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म इंटेंसिटी? आपने इन दोनों टर्म में कंफ्यूज मत होइएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ जनरल कंसेप्ट, 3D स्पेस का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड, उस इलाके में फैली हुई हो। और इंटेंसिटी जो फील्ड फैली हुई है उसका हर एक पॉइंट के ऊपर अलग 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 इंटेंसिटी है। तो हम लोगों को फील्ड से, ये तो मैं जानता हूं फील्ड फैली हुई है, सब हर बॉडी फील्ड फैलाती है, लेकिन मुझे पढ़ना है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या है। तो इस चैप्टर के अंदर जो मेन टर्म है वो इंटेंसिटी है, यही मेजर होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी होती है मेजर, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक जनरल कंसेप्ट है। तो जो मेन टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही है। और समझ में आई है? तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इट इज द इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। हर पॉइंट पर अलग इंटेंसिटी होती है। जैसे जैसे चार्ज से दूरी बदली जाएगी वैसे वैसे इंटेंसिटी चेंज होने लग जाती है। मैक्सिमम कहां होगी? जब आप बिल्कुल चार्ज के नजदीक होगे। मिनिमम कहां होगी? इन्फिनिटी पर होती है। कहां पर होती है? इन्फिनिटी के ऊपर। बात समझ में आई है? ठीक है बेटे, तो डेफिनेशन लिख, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिख। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शॉर्ट फॉर्म में ना बेटे EFI लिख लेना, EFI, EFI, क्योंकि बार बार हम लोग लिखेंगे E, F और I, फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे इस टर्म को, पूरे चैप्टर यही आगे, तो EFI ही लिखेंगे आगे। तो लिखो, द EFI एट एनी पॉइंट, द EFI एट एनी पॉइंट inside the field is defined as the force experienced by unit positive charge, UNIT, unit positive charge, उसके ब्रैकेट में लिख देना टेस्ट चार्ज, TEST, टेस्ट चार्ज, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। इधर देख, डेफिनेशन क्या है? देखो, इसको डिफाइन करने के दो तरीके हैं बेटे, ठीक है? जो प्रॉपर डेफिनेशन पेपर में लिखनी है वही लिखनी है कि हाउ टू डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, Q0 लिखा जाएगा बेटे, ठीक है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये बेटे वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है? फोर्स की वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है? डेफिनेशन यही है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है? लेकिन इसको ना बेटे ये लिखते हैं लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। लिमिट आप लोगों ने मैथ के अंदर पढ़ी हुई है, ठीक है ना? लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, ये एंटी लिमिट है बेटे, ठीक है? आप लोग जानते हैं, जिन बच्चों के पास मैथ नहीं है वो लिमिट लिख लेना पूरा, LIMIT, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, ठीक है? ये फॉर्मूला है। और यहाँ पे Q0 क्या है साहब? ये जो Q0 है बेटे यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसी को मैं टेस्ट चार्ज कहूंगा। क्या कहूंगा? टेस्ट चार्ज, ठीक है? ये डेफिनेशन है, मीनिंग जो फीलिंग है वो अभी आ जाएगी आपको, फिलहाल इसी के अंदर लिखना EFI। तो
ये लिखने के बाद उसके नीचे लिख बेटे इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब क्वांटिटी वेक्टर है तो बेटे तू जानता है दो चीजें होंगी, कौन कौन सी सर? उसका मैग्नीट्यूड होगा और उसकी डायरेक्शन होगी। अगर क्वांटिटी वेक्टर है तो दो चीजें होंगी, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो यहीं से निकल करके आ जाएगा, हर बॉडी का जैसे पेरेंटल चार्ज बॉडी बदलेगी ना बेटे जिसकी फील्ड है तो उसका मैग्नीट्यूड बदलता चला जाएगा, तो ये हम लोग सारे चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन डायरेक्शन देखने का अंदाज एक ही होता है। तो डायरेक्शन क्या होती है? डायरेक्शन होती है सेम एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जो फोर्स की डायरेक्शन है वही फील्ड की डायरेक्शन है। मैंने ये बात आपको पहले भी बोली थी बेटे, जिस बच्चे को फोर्स दिखानी आई उस बच्चे को फील्ड दिखानी आई, ठीक है? ये डायरेक्शन हो गई। एसआई यूनिट बना तो न्यूटन पर कूलम, एसआई यूनिट एसआई हो गई बेटे न्यूटन पर कूलम। क्लियर है? इसके अलावा ना बेटे एक यूनिट और होती है इसकी, दिस इज वोल्ट पर मीटर। पूरा लिख लेना आप लोग, अब स्टार्टिंग है ना, वोल्ट पर मीटर। और ये कहां से आती है ना बेटे, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ये फॉर्मूला E इक्वल्स टू dV/dr माइनस dV/dr करके एक रिलेशन आएगी आगे, माइनस और प्लस दोनों पॉसिबल है, ठीक है ना? इस रिलेशन से आता है वोल्ट पर मीटर। ये dV जो है पोटेंशियल डिफरेंस है और ये डिस्टेंस है dr, तो यहां से बनती है वोल्ट, यहां से बनती है मीटर, तो वोल्ट पर मीटर दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक जमाना था जब सीबीएसई पूछती थी कि राइट द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन अब फैशन बदल गया है साहब। अब अंदाज बताओ क्या है कि नेम द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज एसआई यूनिट न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। सबसे ज्यादा वोल्ट पर मीटर पूछी जाती है। नेम द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज एसआई यूनिट वोल्ट पर मीटर, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आंसर इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और वेदर इट इज स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर, ठीक है? डायमेंशन फॉर्मूला यहां से बना दो। ये फोर्स है तो फोर्स का हो गया बेटे mlt-2 और चार्ज का आप लोग जानते हो 80, ठीक है ना? ये ऊपर गया तो ये -3 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला m l t-3 a-1 mlt-3 a-1। बात समझ में आती है? ये आप लोग ना एक साथ नोट कर लेना। मैं एक बार बेटे इसको थोड़ा सा डायरेक्शन को एक बार बता दूं आपको। डायरेक्शन ये लिखा है ना, जो लाइन लिखी है कि सेम एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो आप लोग ना जब नोट करो तो ऐसे करना, इस डेफिनेशन के बाद ना पहले ये लिख लेना एसआई और ये, और फिर ये लिख लेना वेक्टर क्वांटिटी वाला, ठीक है? उसके नीचे एक कंसेप्ट बना देना, इधर देख, हाउ टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। डायरेक्शन कैसे दिखाई जाती है, उसका तरीका ये होता है। देख, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि हम या तो पेरेंटल चार्ज प्लस का रहेगा या माइनस का, दो ही तरह का चार्ज पॉसिबल है नेचर में। चार्ज दो ही तरह का पॉसिबल है, या तो प्लस होगा या माइनस। हाँ, ये बॉडी हो सकती है, चार्ज हो में मतलब नहीं है, नेचर दो ही है, प्लस और माइनस, ठीक है साहब? ये अपना एक इलाका फैला करके बैठा हुआ, बिल्कुल सही है। उसके इलाके में तैने कोई पॉइंट पकड़ लिया, तुझसे कहता है इस पॉइंट के ऊपर, पी पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, डायरेक्शन बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है साहब? डायरेक्शन सेम एज द फोर्स experienced by unit positive charge, experienced by unit positive charge। यूनिट का मतलब होता है 1 और पॉजिटिव तो आप लोग जानते हो चार्ज प्लस का लेना है। मतलब ये है बेटे कि जिस भी पॉइंट के ऊपर तेरे से डायरेक्शन पूछी जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की, EFI की, जिस पॉइंट पर EFI की डायरेक्शन पूछी जाए उस पॉइंट पर किसी से कुछ नहीं कहना, चुपचाप जाकर के +1 टेक दियो, +1 का चार्ज।
ये कूलम में है, ये माइक्रो कूलम में, तुझे से मतलब नहीं है, ये +1 होता है बस। क्लियर है? अगर ये पेरेंटल कूलम में है तो ये कूलम में होगा, ये माइक्रो में है तो ये माइक्रो में होगा, तुझे से मतलब नहीं है यूनिट से, चुपचाप जाके +1 बस टेक दिया सब। और +1 टेकने के बाद ये देख ले डायरेक्ट फोर्स किधर लगेगी। बच्चा बोला सर ये प्लस का चार्ज है, ये प्लस का रिपल्शन देगा, और रिपल्शन देगा तो मैं जानता हूं फोर्स की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी साहब, और जो फोर्स की डायरेक्शन है वही फील्ड की डायरेक्शन है। जो फोर्स की डायरेक्शन है वही फील्ड की डायरेक्शन है। एक बच्चा बोला सर अगर ये चार्ज यहां रख देता, मैं रख दे इलाके में रख, अगर तू यहां रख देता तो इधर लग जाती। जैसे इसी पे देख लो, इस जगह ये चार्ज है पेरेंटल चार्ज, ठीक है साहब, इस जगह पर इंटेंसिटी मैंने तुझे E1 बोली है, डायरेक्शन किधर है साहब, तो बच्चा बोला सर इस जगह पे जो डायरेक्शन है वो ये है, बिल्कुल ये E1 की डायरेक्शन है। इस जगह पर देखूंगा सर, इस जगह पे ये डायरेक्शन है सर, इस जगह पर देखूंगा मैं +1 टेकूंगा, तो जब +1 रखूंगा तो रिपल्शन देगा सर, ये डायरेक्शन है। इस जगह पे +1 रखूंगा तो सर यहाँ पे ये डायरेक्शन है। तो हाउ टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ EFI? कुछ नहीं है साहब, जिस पॉइंट के ऊपर EFI पूछी जाती है उस पॉइंट के ऊपर +1 रख लो, जो फोर्स की डायरेक्शन है वही फील्ड की डायरेक्शन है, जो फोर्स की डायरेक्शन है वही फील्ड की डायरेक्शन है। अगर बाई चांस यहाँ पे माइनस का पेरेंटल होता, कोई टेंशन नहीं है सर, आपसे मेरे से बोला इस जगह पे बता, P पॉइंट पर डायरेक्शन बता, ठीक है सर, वहां पे जाके चुपचाप +1 टेकने को बोला आपने, मैंने टेक लिया साहब। और नियम है फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज, प्लस के चार्ज पे चुपचाप देगा सर, ये अट्रैक्शन मारेगा, ये रही फील्ड की डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द EFI। अरे हाँ तो बोल, इसका मतलब ये हुआ कि पेरेंटल चार्ज अगर प्लस का है तो अवे होती है, और माइनस का है तो टुवर्ड्स होती है, मतलब प्लस का है तो अवे है साहब, माइनस है तो टुवर्ड्स है। पर ये अवे और टुवर्ड्स को क्यों नए फॉर्मेट में पढ़ो, सीधा साधा नियम है, मैंने फोर्स की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना सीख रखी है, अगर मुझे फोर्स दिखानी आई है तो मुझे फील्ड दिखानी आई है साहब। जिस पॉइंट के ऊपर फोर्स पूछी जाती है उस पॉइंट पर जाकर के, फील्ड पूछी जाती है उस पर +1 टेक दो साहब, जो फोर्स की डायरेक्शन है वही फील्ड की डायरेक्शन है। तो जैसे आप +1 टेकोगे ना बेटे, फिर यहाँ फोर्स नहीं लिखोगे, फील्ड लिखोगे, लिख फोर्स भी सकते हो, +1 पे जो फोर्स है वही फील्ड होती है, लेकिन आदत बनाइए कि जब +1 टेका है तो फील्ड ही लिखूंगा डायरेक्ट। क्लियर है? तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड अप्लाइड, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट। अगर ये पेरेंटल चार्ज माइनस होता है तो ये सभी टुवर्ड्स हो जाती हैं, सभी क्या हो जाती हैं? टुवर्ड्स। क्लियर है? तो जो टर्म आई है ना बेटे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इसको सुन के घबराइएगा मत, ये क्या चीज है। ये 3D स्पेस के अंदर जो कोई पेरेंटल चार्ज है उसका जो इलाका है, उसके इलाके में हर पॉइंट की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, अपनी एक औकात है, हर पॉइंट पर अलग अलग इंटेंसिटी लेकर के बैठता है, हर जगह अपनी अलग अलग इंटेंसिटी है। भाई कॉमन सी बात है, कोई चार्ज दूर, इसके दूर वाले पॉइंट मान लो सबसे दूर ये है, एक चार्ज यहाँ पे आके बैठेगा, कम फोर्स लगाएगा साहब, और कोई इसके बगल में आ गया ज्यादा लगाएगा, और बिल्कुल यहाँ के बैठ गया इस पे तो इतना भयंकर रिपल्शन मारेगा, इससे हिसाब नहीं है साहब। ठीक है बेटे, क्योंकि ये तो अपना एक जगह बैठा है ना, तो इसने अपने इलाके में हर पॉइंट के ऊपर फील्ड पहले निर्धारित कर रखी है, सेट कर रखी है कि जो सामने से चार्ज आ रहा है वो किस जगह पे आके बैठेगा, जिस जगह पे आके बैठेगा उस जगह की फील्ड इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग फोर्स लग जाएगी। तो फील्ड एक अलग चीज है और इंटेंसिटी हर पॉइंट के ऊपर एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। बात समझ में आती है? तो आप लोग एक बार स्क्रीन को रोको और जो भी इसको नोट करना चाहो जितना भी नोट कर लो। आ जाओ बेटे, देख जो ये फॉर्मूला है ना, ये E = लिमिट ऑफ F/Q0। देखो लिमिट तो एक सिग्निफिकेंस के लिए लगता है बेटे, Q0 का एक सिग्निफिकेंस है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, पर एक बात को पकड़ना आप लोग, ये दुनिया के लिए डेफिनेशन ये है E = F/Q0, E = F/Q0। अच्छा एक डेफिनेशन इसकी ये भी बनती है बेटे, Q0 की वैल्यू जब 1 रखी जाती है तो E और F बराबर हो जाते हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी? It is also defined as the force experienced by unit positive charge at that point. Force per unit test charge नहीं, force experienced by unit positive charge.
ये भी एक डेफिनेशन है। चाहिए आप चाहो तो इसको पेज के ऊपर लिख लेना कि EFI एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। इधर देख, अब दुनिया तो इस फॉर्मूले को ऐसे याद करेगी, लेकिन बेटे ये फॉर्मूला आपके लिए ये नहीं है। आपको ना इसको पढ़ने का अंदाज बदलना होगा। कैसे अंदाज बदलना होगा, ध्यान से सुनियो। ये टेस्ट चार्ज है जो मैंने रखा था, ये टेस्ट चार्ज है जो मैंने रखा था, ठीक है साहब। लिमिट को तो फिलहाल थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब इसको ऊपर लेकर के जाए तो इसको मैं जनरल बना देता हूं Q इंटू ई, Q नॉट इंटू ई। Q नॉट वो चार्ज है जो मैंने रखा है, ठीक है। और Q नॉट भी आपको बार बार तंग करेगा, तो इसको बिल्कुल जनरल लिख लेते हैं QE। QE। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं। फोर्स कितनी अप्लाई होती है किसी भी चार्ज के ऊपर, तो उसका फॉर्मूला होता है बेटे कि जिस पॉइंट के ऊपर या जिस इंटेंसिटी पर आपने ये चार्ज रखा है उनकी मल्टीप्लाई कर दो। जैसे समझना, इस कैपिटल Q के इलाके में इसका एक इलाका फैला हुआ था जो हम लोगों ने जिसको फील्ड बोला था, है ना। ये इसका इलाका है साहब, बिल्कुल सही है। इस इलाके में मैंने एक चार्ज यहां पर ला करके रख दिया। कितना रखा, Q रखा, और वहां पे इंटेंसिटी क्या है, E1 है। तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगी ना बेटे वो F1 ये होगी, QE1। QE1, Q किसका चार्ज है, जो मैंने रखा है ले जा करके। E1 क्या है, E1 उस पॉइंट की इंटेंसिटी है। किसकी वजह से, इसकी वजह से, ये कोई दूसरा चार्ज है। तो मैं जब इस फॉर्मूले को बोलता हूं ना बेटे, अपने मतलब समझ के लिए फीलिंग आए मेरे को कंसेप्ट की, तो मेरा बोलने का अंदाज ये है कि चार्ज अपना और फील्ड दूसरे की। ये अंदाज ना बेटे, अंदाज नहीं है, जन्नत है ये। चार्ज अपना, फील्ड दूसरे की। आज इस पर्टिकुलर चार्ज को, जब Q चार्ज को मैंने यहां ला करके रखा, इस पे फोर्स क्यों लगी, क्योंकि ये किसी की फील्ड में था। और कितनी लगेगी साहब, जो मेरा चार्ज है उसकी मल्टीप्लाई उस पॉइंट की इंटेंसिटी से कर दो, दूसरे की जो इंटेंसिटी है उससे कर दो, तो QE1 फोर्स हो जाएगी। जब तू अपने Q चार्ज को यहां ला के रखेगा तो जो फोर्स हो जाएगी वो हो जाएगी QE2, क्योंकि साहब यहां पे इंटेंसिटी E2 है। यहां पर ला के रखेगा तो QE3 फोर्स हो जाएगी साहब, यहां पर रखेगा तो QE4 फोर्स हो जाएगी साहब। चार्ज मेरा है जो मैं ला करके रख रहा हूं, फील्ड अगले दूसरे की है। इसे बोलते हैं चार्ज अपना, फील्ड दूसरे की। यही मैंने आपको 11th में ही पढ़ाया था, याद करो। 11th में ये फॉर्मूला ये लिखवाया गया था, M इंटू E, मास अपना, फील्ड दूसरे की। मास अपना, फील्ड दूसरे की। किसी इंटेंसिटी पे जब कोई दूसरा मास रखा जाता है तब ये फॉर्मूला आया था, मास अपना, फील्ड दूसरे की। और यही ना आगे ग्रेविटेशन में भी यही है। ग्रेविटेशन कह रहा हूं, मैग्नेटिक में। जैसे समझना, ये कोई करंट कैरिंग वायर है, ठीक है साहब। यहां पे कोई चार्ज है, कोई Q चार्ज है, क्लियर है। ये मोशन में होगा विद सम वेलोसिटी लेट v। अब ये जो चार्ज है इसके ऊपर ये जो वायर है फोर्स अप्लाई करता है। सवाल पैदा हुआ क्यों अप्लाई करेगा, तो मैंने आपसे बोला फोर्स तभी लगेगी जब कोई बॉडी किसी की फील्ड में होती है। आज ये चार्ज मोशन में है, तो तू जानता है कि जब मोशन में कोई चार्ज आता है ऊपर वाले का, उसको वरदान है, वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। और करंट कैरिंग वायर तो तू जानता ही है मैग्नेटिक फील्ड वैसे बनाता ही। तो साहब करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड लेकर के बैठा था, और उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज दौड़ गया, तो दौड़ते हुए चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड और इसकी मैग्नेटिक फील्ड ये टकरा गई, दोनों फील्ड टकरा गई तो फोर्स लगेगी साहब। लेकिन हमें देखना है फोर्स कितनी लगती है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है बेटे, ये आप लोग बाद में पढ़ोगे, बस इतना समझ लो, F इज इक्वल टू QVB sin थीटा। ये फॉर्मूला आएगा आगे जाके, QVB sin थीटा। मेरा सिर्फ एक मकसद है कि आप ना कंसेप्ट को पकड़ना। आज इस चार्ज के ऊपर फोर्स क्यों लगी, मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि ये दूसरे की फील्ड में था। तो चार्ज तो मेरा है, हाँ साहब, मेरा है मतलब 1 लगा देता हूं, लेकिन फील्ड दूसरे की है। किसकी है, वायर की है। ये वायर की फील्ड है। चार्ज अपना, फील्ड दूसरे की।
चार्ज अपना फील्ड। ये लाइन नहीं है साहब, ये जन्नत है। 3 तरह की फील्ड है, 3 तरह की फोर्स है। फोर्स कब लगती है? जब को बॉडी किसी की फील्ड में होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे की। मैग्नेटिक है, चार्ज अपना, मैग्नेटिक फील्ड दूसरे की। लेकिन शर्त ये, चार्ज मोशन में होना चाहिए, क्योंकि मोशन में होगा तभी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मैग्नेटिक टकराएंगी तो मैग्नेटिक फोर्स बनेगी। ग्रेविटेशन, मास अपना, फील्ड दूसरे की। मास अपना, फील्ड दूसरे। अब आप कभी मान नहीं खाओगे, जैसे आज ये वायर की फील्ड है, यहाँ पे वायर की रखी जाएगी, कल को ये सोलेनोइड होगा, सोलेनोइड की फील्ड होगी, कल को टॉरॉइड होगा, टॉरॉइड की फील्ड होगी। मतलब पेरेंटल बॉडी बदलती जाएगी तो बी बदलता जाएगा, लेकिन कंसेप्ट नहीं बदलेगा न्यूमेरिकल का। ये लाइन नहीं है साहब, ये जन्नत है। घर में जब आप इसको सुन रहे हो, जब इसको पढ़ो, मुंह से कम 5 बार बोलना, चार्ज अपना, फील्ड दूसरे की। कम से कम पेरेंट्स, क्योंकि जब आप ऑनलाइन क्लास लेते हो तो पेरेंट्स देखते रहते हैं बच्चा कर क्या रहा है। जब 5-6 बार लगातार मुंह से बोलोगे चार्ज अपना, फील्ड दूसरे की, पानी पीने जाओ, वीडियो को रोक करके मुंह से बोलते जाओ चार्ज अपना, फील्ड दूसरे की, घर वालों को लगे हाँ बच्चा पागल हो गया है साइंस पढ़ के, ठीक है ना। चार्ज अपना, फील्ड दूसरे की। ये लाइन नहीं है साहब, ये जन्नत है, जन्नत। क्योंकि कल को न्यूमेरिकल, आज तो चलो ये चार्ज है, कल को हो सकता है यहाँ पे लाइन चार्ज हो, रॉड हो जिसपे चार्ज है, तो चार्ज मेरा क्यों और फील्ड रॉड की। कल को यहाँ पे शीट हो तो चार्ज मेरा, फील्ड शीट की। कल को यहाँ होलो स्फीयर हो, सॉलिड स्फीयर हो, कुछ भी हो, तो मैं उन बॉडी जो है हमारे, देखो हमारे सिलेबस में है सिंगल पॉइंट चार्ज, रॉड, शीट, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। ये 5 बॉडी हैं जिनके फील्ड हमको पढ़नी है। तो पांचों पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने की सिंपल सा कंसेप्ट है। जब भी फोर्स पूछेगा तो जो चार्ज रखा गुणा को मेरा, और गुणा में उस बॉडी की फील्ड, बॉडी की फील्ड में आपको रटवा दूंगा। सारे न्यूमेरिकल झटके में खत्म, सारे न्यूमेरिकल झटके में खत्म साहब। क्लियर है? तो आप ना जहां पे ये फॉर्मूला लिखो F = QE, ये नोट डाल के, जन्नत डाल के लिख देना, जन्नत, और ये F = QE, और पूरी लाइन हिंदी में लिखना, चार्ज अपना, फील्ड दूसरे की। चार्ज अपना, फील्ड दूसरे की। क्लियर है? तो एक बार इसको भी लिख लो बेटे, फिर एक साथ नोट करते हैं आगे। अच्छा, अब बेटे इसके अंदर ये टेस्ट चार्ज क्या चीज है और ये क्यों लिया गया, ठीक है ना। जब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोला गया तो आपने इसको टेस्ट चार्ज क्यों बोला, ठीक है। तो आप लिखना चाहो तो लिख दो, एक लाइन लिखो, कंसेप्ट ऑफ टेस्ट चार्ज, कंसेप्ट ऑफ टेस्ट चार्ज। तो लिख इसके अंदर, इट इज अ स्पेशल चार्ज, it is a special charge taken in consideration only to calculate the electric field intensity at particular point, only to calculate the EFI at any point, लिख दो, at any point. It does not exist in reality, it does not exist in reality. By convention it is always positive, by convention it is always positive, it is always positive, and its magnitude is always unity. By convention it is always positive and its magnitude is unity, magnitude is unity. देखो ये जो टेस्ट चार्ज है ना बेटे, ये कन्वेंशन है। कई बार ना यहाँ से बोर्ड में क्वेश्चन ये भी बनता है कि राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। ये जब डेफिनेशन ये थी फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज, तो इसके आगे लिमिट क्यों लगा रखी है ये। और आपने अभी न्यूमेरिकल में फॉर्मूला लिखवाया चार्ज अपना, फील्ड दूसरे की, तब ये नहीं लिखवाई, नहीं फिर नहीं लगवाते, न्यूमेरिकल में नहीं लगाते इसको। तो ये Q0 टेंड्स टू 0 क्या चीज है, आपने क्वेश्चन की फॉर्म में भी लिख दो, इसको क्वेश्चन बना दो कि राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0
द डेफिनेशन ऑफ EFI, या इन द अबव फॉर्मूला लिख दो, इन द डेफिनेशन ऑफ EFI लिख दो, इन द डेफिनेशन ऑफ EFI। देखो इधर सर, बाद में लिखना, इधर देखो। देखो बेटे, जब कोई भी चार्ज है ना, ये कोई चार्ज है, मान लो ये पेरेंटल चार्ज बोलूंगा मैं इसे, प्लस Q, दैट इज पेरेंटल चार्ज। तो हर एक चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड फैला के बैठ जाता है, ठीक है सर। देखो ग्रेविटेशन फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक बेसिक डिफरेंस ये है आज के टाइम पर कि ग्रेविटेशन फील्ड की अभी लाइंस डिस्कवर नहीं हुई है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिस्कवर हो चुकी हैं बेटे। फैराडे साहब ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डिस्कवर कर रखी हैं। क्लियर? इमेजिनरी लाइंस होती हैं, वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं रियलिटी में, ठीक है ना, लेकिन वो उनकी सहायता से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को आसानी से पढ़ पाते हैं। जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी है ना 10th के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक मतलब एक स्पेस होता है वो पूरा, लेकिन हम अपनी सहूलियत के लिए फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी डिस्कवर हो चुकी हैं और ड्रॉ होती हैं। तो मैं इसके चारों तरफ जो इसका इलाका है ना, जो स्पेस है बेटे चारों तरफ, उसको विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा रहा हूं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना हम लोग कल की क्लास में डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन या सब कुछ मैं अगली क्लास में लिखाऊंगा। बस फिलहाल इतना समझ लो कि किसी भी चार्ज की स्पेस को दिखाने के लिए, उसकी फील्ड को दिखाने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज करते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, ये कन्वेंशन है और ये फैराडे साहब ने डिस्कवर करी थी, ठीक है। ये किसी पेरेंटल चार्ज का इलाका है, Q है, ठीक है साहब। ये पेरेंटल चार्ज है Q, और ये इसका चारों तरफ इलाका है जो इन्फिनिटी तक फैला हुआ है। उस इलाके को मैंने फील्ड लाइंस की सहायता से आपको दिखाया, ठीक है। अब मेरा मकसद है इसके इलाके के अंदर हर एक पॉइंट की इंटेंसिटी पता करना। मतलब यहां पर क्या इंटेंसिटी है, यहां पे क्या इंटेंसिटी है, हर जगह की मुझे यार इसकी औकात पता करनी है। ये क्या क्या इंटेंसिटी लिए बैठा है, इस इंटेंसिटी को पता करने का काम सौंपा जाता है टेस्ट चार्ज को। किसको? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज ना बेटे जासूस होता है। क्या होता है? जासूस। तुम जानते हो जब किसी की जासूसी करी जाती है ना, तो उसे पता नहीं चलता कि तेरे पीछे जासूस लगा हो, कोई आदमी लगा हुआ है, साहब चुपचाप वो अपना काम करता रहता है और लास्ट में डायरेक्ट रिपोर्ट ही सौंपता करके साहब ये आदमी ऐसा है। बोलो सही बात है ना। वो जो जासूस होता है वही टेस्ट चार्ज का भी वही काम है। और जिसको जासूसी करनी नहीं आती है ना, वो कभी टेस्ट चार्ज बन नहीं सकता। जैसे समझियो, मैंने एक चार्ज से कहा कि साहब जा एक आदमी से कहा इसकी ना इस जगह की इंटेंसिटी पता कर, क्या इंटेंसिटी, और वो चौड़ा होकर के चला गया साहब। एक आदमी है, कोई नॉर्मल आदमी उसे कह दिए जासूसी करने के लिए, जिसको जासूसी के गुण ही नहीं पता वो क्या जासूसी करेगा। वो चौड़ा होकर गया, वो पहले दिन ही पकड़ में आ गया ये जासूसी कर रहा। ऐसे मैंने एक चार्ज से कहा कि जा यहाँ इस जगह की इंटेंसिटी पता करनी है। बात को समझना, कंसेप्ट को पकड़ पाए तो मजा आ जाएगा बात का। वो चार्ज गया, यहाँ से चौड़ा होके गया साहब और इस जगह जासूसी करने पहुंचा। अब तो एक बात बता, ये चार्ज है, ये फील्ड फैलाए बैठा है, तो भाई चार्ज तो ये भी है, ये भी फील्ड फैलाएगा। जब इसने इस जगह जाकर के अपनी फील्ड फैलाई तो इसने साहब अपनी फील्ड लेकर के पहुंच गया, चौड़ा होके गया था, अपनी फील्ड लेके गया हो। और एक ना छोटी सी प्रॉपर्टी हम लोग 10th से पढ़ करके आते हैं, टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। मैग्नेटिक में पढ़ी है, 11th में स्ट्रीम लाइंस में भी पढ़ी, बर्नौलीज थ्योरम याद करिए, टू स्ट्रीम लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। वो यहां भी आएगी, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। ये कट नहीं सकती चाहे कुछ हो जाओ। अब साहब ये चौड़ा हो गया, अपनी फील्ड भी साथ ले गया, भाई चार्ज है तो फील्ड तो होगी। और वहां जाकर के जैसे अपनी फील्ड इसने फैलाई, इसकी फील्ड लाइंस देखा यार दूसरे की फील्ड आ गई, अब ये काट सकती नहीं है। तो ये जो पेरेंटल चार्ज है ना बेटे, अपनी फील्ड को साइड में होकर निकाल देता है, चल साइड में होगी, और इसकी फील्ड लाइंस भी अब काटेंगी नहीं तो डेविएट, इसकी भी निकल गई। समझना। अब ये चौड़ा होकर वहां पहुंचा था चार्ज, जिसकी जासूसी करने भेजा, उसे जाते पता चल गई यार तेरी फील्ड में कोई गुस्सा है। कैसे पता चला? क्योंकि उसकी फील्ड हिल गई उस जगह की। उस जगह पे जो फील्ड थी वो सारी डिस्टर्ब हो गई। इसको इसके ऊपर देखो, ये फील्ड हिलने की वजह से इसमें फोर्स आ जाती है। क्यू चार्ज पे फोर्स आएगी, कैपिटल क्यू पे तुरंत। क्यों आएगी? उसकी फील्ड हिली, उनकी फील्ड डिस्ट्रॉय हो गई। कैपिटल
वैल्यू को तुरंत पता चल गया तेरे इलाके में कोई बैठा है, इस पे फोर्स मार भाई। तो ये जासूसी करने गया था ना, ये तो जाके फील्ड हिला दी सारी। अब साइंटिस्ट बोले यार ऐसे किसी भी चार्ज को अगर तुम उस जगह की इंटेंसिटी पता करने भेजोगे तो जिंदगी पता नहीं कर सकता भाई। तुमने अगर उसकी फील्ड हिला दी तो उसकी क्या जासूसी करोगे, उसके उस पॉइंट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल के लाओगे। तो साइंटिस्ट ने कन्वेंशन उठाई है, वो बोलते हैं कि अगर आपको किसी भी पॉइंट की इंटेंसिटी चाहिए, आपको किसी भी पॉइंट की इंटेंसिटी चाहिए, तो वहां पर आप ना कोई नॉर्मल चार्ज मत रखिए, नॉर्मल चार्ज तो उसकी फील्ड हिला देता है, वहां एक स्पेशल चार्ज भेजिए। एक कन्वेंशन है एक ऐसा एक स्पेशल चार्ज दैट इज क्यू नॉट, टेस्ट चार्ज। इसकी खासियत क्या है, इसकी खासियत यह है बेटे कि ये इतना छोटा चार्ज है, इतना छोटा चार्ज है कि जब ये किसी की फील्ड में घुसता है तो उस पेरेंटल चार्ज को पता ही नहीं चलता कि तेरे इलाके में कोई आया है। देख जासूसी का मजा, एक ऐसी कन्वेंशन, एक ऐसा जासूस है कि जब किसी पॉइंट पर रखा जाता है कि इस जगह की फील्ड पता करके आ, तो पेरेंटल चार्ज को पता ही नहीं चलने देता कि मैं आ गया हूं इस पॉइंट पे। तो दैट्स वाई इसकी डेफिनेशन में क्यू नॉट टेंड्स टू जीरो लगाया जाता है। इतना छोटा है, इतना छोटा है, जब किसी पॉइंट पर रखा जाता है तो पेरेंटल चार्ज को पता भी नहीं चलता। ये है टेस्ट चार्ज की खूबसूरती, क्योंकि अगर इतना छोटा ना ले तो फील्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो बच्चा बोला सर कैसा ऐसा होना पॉसिबल है कि कोई चार्ज ऐसा जिसकी फील्ड ही पता ना चले, ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई मैंने साफ लिखा है इट इज अ कन्वेंशन। एक ऐसी कन्वेंशन उठा रखी है साइंटिस्ट ने बेटे, इसे बोला जाता है टेस्ट चार्ज। टेस्ट नाम के आगे लगा हुआ टेस्ट। ये उस जगह की फील्ड को टेस्ट करता है, उस जगह की इंटेंसिटी का पता करके आता है यार इसकी क्या औकात है। यहाँ पर जासूस है, उस जगह जाता है, वहां की इंटेंसिटी पता करता है, रिपोर्ट कर देता है इस जगह की ये इंटेंसिटी है, इस जगह की ये है, इस जगह की ये, हर जगह का रिपोर्ट देगा आपको, इसलिए इसका नाम है टेस्ट। और तुम टेस्ट के अलावा कोई दूसरा चार्ज रख दो, उस फील्ड को डिस्ट्रॉय कर देगा, पेरेंटल को बता देगा, दोनों में फोर्स लगी, गुत्थम गुत्था, दोनों में लड़ाई हो गई साहब, इंटेंसिटी का आएगी पता चली। इसलिए इंटेंसिटी का काम इसको दिया गया है, ठीक है ना। What is the significance of Q naught tends to 0? The test charge is infinitely small. आप इसका आंसर लिख लो, बेशक से लिखो, significance लिखो। The test charge is infinitely small. The test charge is infinitely small. It does not destroy the electric field of any other charge or parental charge. It does not destroy the electric field of any other charge or parental charge. बात समझ में आती है बेटी, उसकी फील्ड को कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करता। ये है इसका Q naught tends to 0 का सिग्निफिकेंस, ठीक है। आप ये फिगर बनाना चाहो तो फिगर बना लो, ठीक है। मैं साइड हो जाता हूँ, स्क्रीन को रोक लो, बना लो। आ जाओ बेटे। अब ना बेटे हमको सिलेबस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़नी है, 5-6 बॉडी है, ठीक है। सिंगल पॉइंट चार्ज है, उसके बाद डाइपोल है, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, शीट, रॉड, इन सभी की फील्ड इंटेंसिटी पढ़नी है, ठीक है ना। तो सबसे पहला फॉर्मूला, चाहो तो आप इससे डेरिवेशन भी डाल सकते हो, ठीक है, पर छोटा सा है तो डेरिवेशन मत डालो, बेशक से हेडिंग बना दो। अब हेडिंग बनाना आज से एक प्रकार से डेरिवेशन स्टार्ट होंगे बेटे, ठीक है, पर पहला डेरिवेशन बहुत छोटा है। ये हेडिंग बना EFI इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, EFI ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की वजह से, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर क्या इंटेंसिटी होती है। देखिए जरा, नियम वही है बेटे, डेफिनेशन यही है निकालने का। देख क्या तरीका है साहब, एक चार्ज है, लेट कर क्यू है, इसका अपना इलाका है, ठीक है साहब, ये इलाका इसका फैला हुआ है, कहां तक फैला हुआ है, इन्फिनिटी तक फैला हुआ है। आप इसके इलाके में इस जगह पर इंटेंसिटी चाहते हो, नियम कहता है कि या तो +1 टेको, ठीक है, और नहीं तो सबसे जो डेफिनेशन है उसी पे आ जाए, टेस्ट चार्ज रख दिया साहब, कितनी दूरी पर रखा है, r की दूरी पर। डेफिनेशन क्या कहती है कि जो फोर्स लग रही है
उसको क्यू नॉट से डिवाइड कर दो। बच्चा बोला सर यहाँ पर जो फोर्स लग रही है इनके बीच में वो है के क्यू इंटू में क्यू नॉट बाय आर का स्क्वायर। ठीक है सर, आपको EFI चाहिए तो देयरफॉर EFI हो गई फोर्स अपॉन में क्यू नॉट, क्योंकि मैंने यूनिट चार्ज क्या नाम टेस्ट चार्ज देखा है वहां पे। हाँ साहब, तो दैट वैल्यू बिकम के क्यू क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर अपॉन में क्यू नॉट कैंसिल आउट हुआ, फॉर्मूला हो गया साहब के क्यू बाय आर स्क्वायर। और ये फॉर्मूला नहीं है साहब, ये जन्नत। EFI का पहला फॉर्मूला सिलेबस का, सिंगल चार्ज की फील्ड क्या होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। देखो मैं आपको कूलम्स लॉ समझाता हूं यहां से, अगर तुम बात को पकड़ पाए ना मजा आ जाएगा, मजा। देख कैसे मजा आएगा दर्शक, ये Q1 चार्ज है कोई, ठीक है, और इस जगह पे Q2 चार्ज रख दिया तूने, ये वो चार्ज है जो मैंने रखा है, समझना बात को। कूलम्स लॉ क्यों बनता है, किस वजह से, देख किसी भी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर फील्ड निकालनी हो, क्या फील्ड इंटेंसिटी होती है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। बताइए इस पॉइंट के ऊपर फील्ड इंटेंसिटी क्या है, पहले की वजह से बच्चा बोला सर के Q1 बाय आर स्क्वायर। ठीक है भाई, तूने Q2 उसकी फील्ड में रखा है ना लाके, तो Q1 की यहाँ पे फील्ड कितनी थी, के Q1 बाय आर स्क्वायर, इस फॉर्मूले से आ गई। मेरे से पूछा फोर्स, तो बताइए फोर्स कितनी हो जाएगी, फोर्स हो जाएगी चार्ज अपना, मैंने कौन सा चार्ज रखा है Q2, किस फील्ड में रखा है E1 में, तो फॉर्मूला डाल के देखियो, ये फॉर्मूला हो गया के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। बच्चा बोला सर ये तो कूलम्स लॉ है। हाँ ये कूलम्स लॉ है। ये बना कहां से है, ये बना है इस वाले फॉर्मूले से, QE से, चार्ज अपना फील्ड दूसरे की। अब बच्चा बोलता है सर इसके ऊपर फोर्स बताना, तुम बड़े बच्चे हो, इस पे फोर्स क्यों लगी, क्योंकि इसकी फील्ड में, बोलिए उसकी वजह से यहाँ पे फील्ड कितनी है E2, इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड, बच्चा बोला के Q2 बाय आर स्क्वायर सब, तो बोल इस पे फोर्स कितनी आएगी, फोर्स की वैल्यू चार्ज अपना Q1, फील्ड किसकी, दूसरे की, फॉर्मूला चेक कर के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, सेम आया ना। ये कूलम्स लॉ है, यहां से बनता कूलम्स लॉ, चार्ज अपना फील्ड दूसरी, चार्ज अपना फील्ड दूसरे की। ये फॉर्मूला था, ये लाइन नहीं है साहब, ये जन्नत है। इस लाइन को बहुत फ्रीक्वेंटली बोलिए, जबान टूटनी चाहिए। जबान टूटने का मतलब है आप जितने बार इसको बोलोगे बेटे, ठीक है ना, उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। क्लियर है, चार्ज अपना फील्ड दूसरे की। तो ये एक छोटा सा डेरिवेशन भी है बेटे, ठीक है, पर इस लेवल का नहीं है कि एग्जाम में आ जाए। तो आप पहले इस फॉर्म डेरिवेशन को लिखो, क्यों आप हेडिंग बना चुके हो, लिखो कंसीडर अ स्टैटिक चार्ज Q, कंसीडर, क्योंकि डेरिवेशन है, डेरिवेशन में बेटे 2-4 लाइन थ्योरी की लिखी जाती है, ठीक है, सम्मान में आपको ये ध्यान रखना, डेरिवेशन जिसको हम लोग थ्योरी कहते हैं, इनमें मार्क्स तभी मिलते हैं जब आप 2-4 लाइन पहले लिखोगे। फिर ये तो कंसीडर अ स्टैटिक चार्ज Q एट ओरिजिन O, let P is the point, let P is the point at distance small r, at distance r, where EFI is to be calculated, where EFI is to be calculated। r की दूरी पर P वो पॉइंट है जहां पे मुझे EFI कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट लाइन से, the force experienced by the test charge, the force experienced by test charge placed at point P, placed at point P is F equals to K Q1 Q2 by R square, K Q1 Q2 by R square, सॉरी K Q नॉट by R square, ये वाला फॉर्मूला। और फिर उस अगली लाइन में अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ये फॉर्मूला बेटे F E इक्वल्स टू F बाई Q नॉट, ये रिलेशन E इक्वल्स टू K Q बाई R स्क्वायर। देखो यहां से दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट हैं, ये आप लोग पहले भी जानते हो। यहां से सिग्निफिकेंस एक तो E इनवर्स टू R स्क्वायर, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है बेटे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, मतलब इस पे बहुत अच्छे कंसेप्चुअल बनते हैं। ये इनवर्सली E जो है इनवर्सली टू R, पहले ग्राफ देख, तो E का ग्राफ R के साथ,
तो तू जानता है ई आर, जैसे जैसे साहब आर बढ़ेगा ई घटता जाएगा, ठीक है ना, ये आ गया। और ई का ग्राफ ही 1/r² के साथ, मैं आप लोगों को जब ये करा क्या नाम है कूलम्ब्स लॉ पढ़ाया था उस टाइम भी इसको बताया था। ये आजकल बोर्ड का फैशन सा बना हुआ है बेटे कुछ, ठीक है ना, क्या कि वो ई का ग्राफ जो है वो इसके साथ पूछ रहा है 1/r² के साथ या 1/r के साथ, ऐसे पूछता है, वो फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। r² है तो 1/r² के साथ। तो तू जानता है जब 1/r² बन गया तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है ना, ये स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ आता है, ठीक है, 1/r² के साथ। दोनों ग्राफ इंपॉर्टेंट है, स्किन को रोक और ये नोट कर। ये अगर आप अपनी समझ के लिए लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, ठीक है बेटे, फटाफट नोट कर। अब एक क्वेश्चन बना बेटे, क्वेश्चन बना कि राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ E इनवर्सली टू r²। राइट द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ E इनवर्सली टू r²। राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ E इनवर्सली टू r²। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर कंसेप्ट बहुत प्यारे बनते हैं बेटे, तो लिख इसका आंसर लिख। इट शोज दैट फॉर अ पॉइंट चार्ज EFI इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीजेस एज स्मॉल r इंक्रीजेस, एज स्मॉल r इंक्रीजेस। बात को समझिए, बच्चा बोला फिजिकल क्या है, ये तो हम लोग मैथमेटिक्स से भी समझते हैं। जब आपने फॉर्मूला लिखा है E=KQ/r², तो r बढ़ेगा तो E घटेगा, कॉमन सेंस है, बात तो सही है सब। लेकिन इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसका बात को समझना। ये जब Q चार्ज था ना बेटे, तो इस चार्ज की फील्ड आप लोगों ने देखी थी, कुछ ये आई थी, ये मैंने ड्रॉ करी है, ठीक है, और ये कल मैं आप लोगों को ड्रॉ करनी सिखाऊंगा अभी। अब बात को पकड़ने की कोशिश करना। मैथमेटिक्स ये कहती है कि जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे E घटेगा, ये बिल्कुल सच्चाई है, ये बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या, फिजिकल ये है, देख जब आप फिगर को सिस्टमैटिक वे से ड्रॉ करोगे ना बेटे, इन सभी फिगर को सिस्टमैटिक वे में उठाओगे, तो आपको एक बात महसूस होगी कि जैसे जैसे मैं दूर जाता हूं चार्ज से, जैसे ये चार्ज है, तो जैसे जैसे मैं इसे दूर जाऊंगा, देख यहाँ पे इसके बीच का गैप ये है, यहाँ जाकर के लाइंस के बीच का गैप ये हो गया, यहाँ जाकर के लाइंस के बीच का गैप ये हो गया, यहाँ जाके, मतलब कि जैसे जैसे मैं दूर जाता हूं किन्हीं भी दो लाइन के बीच का गैप बढ़ता जाता है, गैप इंक्रीज होता है। आपको समझना, मैथमेटिक्स से तो चलो ठीक है, लेकिन गैप बढ़ रहा है, यहां से कंक्लूजन आ जाता है कि अगर लाइंस के बीच का गैप बढ़ता हुआ दिखाई दे जाए तो आप समझ जाइएगा कि इंटेंसिटी घट रही है, खत्म। मैथमेटिक्स कहती है r बढ़ता है तो E घटता है, मैंने फिगर में ध्यान से देखा है कि r बढ़ने पे गैप बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि गैप बढ़ने पे E घटता है, गैप बढ़ने पर E घटता है। तो सिग्निफिकेंस क्या निकलता है, तो उसमें पैराग्राफ बदल के लिख दो, इट मीन्स as the gap between the electric field lines increases, as the gap between the electric field lines increases, electric field intensity decreases, electric field intensity decreases, गैप बढ़ता है इंटेंसिटी घटती है, वो क्या नाम घटती है, ठीक है, गैप बढ़ता है इंटेंसिटी घटती है। अब इसको पूछने का अंदाज अलग है बोर्ड का, ध्यान से सुनियो, दुनिया भर के कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाता है इधर नहीं, दो लाइंस दे दी बस, दो, कौन चार्ज था कोई कुछ नहीं दिया, और दो पॉइंट डाल के दे दिए ए और बी, बताना साहब किस जगह की इंटेंसिटी ज्यादा है। तेरे को पेरेंटल चार्ज डिस्टेंस से कोई लेना देना है, तू गैप देख के बताएगा बस। तो गैप देख ध्यान से, जो दो लाइन दे रखी है ए के कॉरस्पॉन्ड गैप कम है, यहाँ गैप ज्यादा है, यहाँ से कंफर्म हो गया सब इंटेंसिटी ए पॉइंट की ज्यादा है बी से, इंटेंसिटी ए पॉइंट की ज्यादा है। अब तुझे बेटे सिचुएशन ये दे रखी है, ये सिचुएशन दे दी साहब, यहाँ पर पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अब बोल गैप कहाँ पे ज्यादा है, बच्चा बोला सर ए पर ज्यादा है, अगर गैप ज्यादा है तो इंटेंसिटी कम होगी, यहाँ गैप कम है इंटेंसिटी ज्यादा होगी, फील्ड इंटेंसिटी बी पर ज्यादा होगी साहब, ए से, बी पर ज्यादा होगी ए से।
इसी कंसेप्ट को कंपटीशन में पूछने का अंदाज देखिए बेटे, बोर्ड का, कंपटीशन में भी और बोर्ड में भी। आपको फील्ड लाइंस प्रोवाइड करी हैं 3, ये सिमेट्रिसिटी में बनाना बेटे दोनों एक जैसी, ठीक है। अगर एक जैसी नहीं लग रही हो तो आप बनाना एक जैसी सिमेट्रिसिटी बिल्कुल। ये 3 फील्ड लाइंस हैं साहब, और यहाँ पे 3 पॉइंट डाल के दे दिए। ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ये फिगर में गिवन होता है, फिगर में अंदाजा लगा लेते हैं। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये गैप जो है ना ये बराबर है, ये गैप, और यहाँ गैप ज्यादा है। गैप बराबर होना और ज्यादा, तो बराबर का मतलब इंटेंसिटी सेम, बोल सही ना। अगर बेटे ये फिगर में देखो ये दे देता, जैसे ये फिगर बना के दे देता, अब बताना किस जगह की इंटेंसिटी एक इक्वल है, पैरेलल है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो बच्चा बेटे कहेगा सर इंटेंसिटी ए की और बी की बराबर होगी। गैप से अंदाजा लगाना है। यहाँ पे देख, यहाँ गैप सेम है इसका और ये, तो यहाँ की और यहाँ की इंटेंसिटी सेम होगी, तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि इंटेंसिटी ए की और सी की इक्वल है, ए पॉइंट की और सी की। और गैप बी के ऊपर ज्यादा है, देख इतना गैप है, इतना गैप है, तो इसका मतलब ये इंटेंसिटी ज्यादा है किससे, बी से। बी के ऊपर कम हो गई क्योंकि गैप ज्यादा है। हाँ तो बोल, गैप को देख करके इंटेंसिटी का पता लग जाता है साहब। देखो कंपटीशन में इसी को पूछेगा, एक अंदाज ये भी है, बात को समझना। ये क्वेश्चन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही पूछा जा चुका है। ये मैं आपको कुछ फील्ड लाइंस दे रहा हूं, किसकी है, कहां से आई, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये गिवन कर देता हूं मैं आपको कि जैसे आप आगे गए हो, लाइंस के बीच का गैप हाफ हो गया है, हाफ गैप आधा हो गया। यहाँ का जो गैप है, ये जो गैप है, यहां जाकर के हाफ हो जाता, आधा हो जाता है सब, ठीक है। अगर वो मुझसे कहता है कि इस पॉइंट की इंटेंसिटी लेट 40 न्यूटन पर कूलम है, तो बताइए साहब बी के ऊपर इंटेंसिटी क्या होगी। यहाँ गैप हाफ है, ये गिवन कर रखा है आपको, गैप हाफ है, आधा है। बच्चा बोला सर ये सीधा साधा नियम है, गैप बढ़ेगा फील्ड घटेगी, गैप घटेगा फील्ड बढ़ेगी। क्या साहब गैप हाफ हुआ है, हाँ, तो फील्ड दोगुना हो जाएगी बेटे, 40 की 80 हो जाएगी, 80 न्यूटन पर कूलम। और हाँ तो बोल, मतलब यह है कि लाइंस के बीच का गैप आपको इंटेंसिटी का अंदाजा दे जाता है। बात समझ में आई है। देखो बेटे ये वाली फिगर ना आगे जाकर के भी आएंगी पोटेंशियल वाले चैप्टर के अंदर, पोटेंशियल के अंदर, ठीक है। तो मैं यहां पर कुछ कंसेप्ट लिख देता हूं, फिलहाल आपको समझ में नहीं आएंगे, लिख लेना। इस फिगर में ना आपसे पोटेंशियल पूछेगा किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है, तो पोटेंशियल को देखते हैं कि फील्ड लाइंस चलती किधर से आई हैं। फील्ड लाइंस हमेशा ट्रेवल करती है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है ना। इस फिगर में किधर से आ रही है सर, ए से बी की तरफ आई है, तो बी, ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा बी से। इसमें भी ए से बी की तरफ आई है, तो ए का ज्यादा होगा बी से। इसमें ए से बी की तरफ, बी से सी की तरफ, तो ए का ज्यादा है बी से, ज्यादा है सी से। इसमें ए से बी की तरफ, तो पोटेंशियल ए का ज्यादा है बी से। बात समझ में आती है। फील्ड लाइंस हमेशा ट्रेवल करती हैं फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कहां का पोटेंशियल ज्यादा होगा और कहां का कम होगा, ये फील्ड लाइन की डायरेक्शन से पता चलता है, पोटेंशियल। और इंटेंसिटी कहां कम और कहां ज्यादा होगी, ये गैप से पता चलता है। बात समझ में आई है। तो फिलहाल अभी हमको इंटेंसिटी से मतलब था, लेकिन पोटेंशियल लिखवा इसलिए दिया है कि ये फिगर फिर आगे बनवाऊंगा, आगे तो दोबारा लिखवाऊंगा तो आपको याद आ जाएगा कि ये कंसेप्ट पहले गैप का बता रखा है सर ने, उस टाइम पोटेंशियल एक्सप्लेन कर दूंगा। बात समझ में आई है। तो आज की क्लास को ना बेटे यहीं पर वाइंड अप कर देते हैं, यहीं रोकते हैं, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।